नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हम तुम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, अपने कैबिन में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठाती है तो नंबर देखकर गुस्से में फ़ोन काट देती है। तो ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर से। अविका जयपुर शहर के टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कंपनी AR ज्वेलरी की ऑनर है। वो अपनी छोटी बहन आरुषि के साथ रहती है, जिसकी अभी 16 साल की उम्र है। वहीं शाश्वत अविका का असिस्टेंट है, जो अपनी 4 साल की बेटी मिष्टी के साथ रहता है। मिष्टी कई दिनों से बीमार है, जिस वजह से आज शाश्वत उसे लेकर हॉस्पिटल आया हुआ है। वहीं अविका भी उसी हॉस्पिटल में आरुषि को लेकर आई हुई है रूटीन चेकअप के लिए। शाश्वत हॉस्पिटल के चाइल्ड वार्ड से बाहर निकलता है और डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है, जहां पर अविका डॉक्टर के साथ पहले से मौजूद है। शाश्वत जैसे ही अंदर आता है, अविका को वहां देखकर एक पल को ठिठक जाता है, फिर तुरंत ही आकर उसके बगल की चेयर पर बैठ जाता है और वो अविका से कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मिष्टी को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? कोई डरने वाली बात तो नहीं है? अविका चुपचाप वहीं बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। डॉक्टर ने शाश्वत को पहले तो शांत होने को कहा और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। डॉक्टर, देखिए मिस्टर शाश्वत, आपकी बेटी के ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन गया है, जिसके लिए हमें उसकी सर्जरी करनी होगी, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। शाश्वत एक पल को चौंक सा जाता है जो डॉक्टर ने उसे बोला था। शाश्वत, डॉक्टर प्लीज़ आप कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगा? डॉक्टर मिस्टर शाश्वत, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। हम आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप पहले 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी बेटी की सर्जरी कर सकें। आपके पास 2 दिन का वक्त है। शाश्वत, आप पैसों की चिंता मत करिए डॉक्टर, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। शाश्वत डॉक्टर के कैबिन से बाहर आया कि तभी अविका, जो उन दोनों की पूरी बात सुन चुकी थी, शाश्वत को रोकते हुए बोली, अविका, शाश्वत मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर शाश्वत को उस वक्त केवल पैसों की चिंता हो रही थी। उसे अविका पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, शाश्वत, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। मुझे मेरी बेटी मिष्टी के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना है। अविका, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, एक बार तुम मेरी बात से सुन लो। शाश्वत, बोलिए क्या बोलना है आपको? अविका, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? कुछ देर बाद अविका और शाश्वत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। शाश्वत के हाथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थे, जिन्हें वे एकटक घूरे जा रहा था। उसके दिमाग में कुछ देर पहले की अविका की बातें गूंज रही थी। कुछ देर पहले, शाश्वत, बताइए आपको क्या बात करनी थी मुझसे? अविका, देखो तुम कुछ भी करके 2 दिन में 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाओगे, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 10 लाख अभी इसी वक्त दे सकती हूँ। शाश्वत, क्या आप सचमुच मेरी मदद करेंगी? अविका, हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शाश्वत, कैसी शर्त? अविका, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शाश्वत ये सुनते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शाश्वत, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छी तरह से जानती है मैं अब शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, फिर भी आप कह रही हैं कि मैं आपसे शादी कर लूं। ये नामुमकिन है। अविका, मेरी पूरी बात सुनने के बाद सोच समझकर जवाब देना, आखिर ये तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अविका अपने लॉयर को बुलाती है। कुछ देर बाद अविका का लॉयर अपने हाथ में एक फाइल लेकर आता है और अविका के सामने रख देता है। अविका उस फाइल को शाश्वत के हाथ में देती है। शाश्वत पहले उस फाइल को देखता है और फिर अपने चेहरे पर नासमझ का भाव लिए अविका को देखता है। अविका उसके चेहरे पर आते भावों को समझते हुए उस फाइल को पढ़ने का इशारा करती है और बोलना शुरू करती है। हालांकि अविका को अंदर से घबराहट हो रही थी कि शाश्वत उसकी बात मानेगा या नहीं। क्या शाश्वत उसकी बात मानने से इनकार कर देगा? अविका यही सोच रही थी। अविका, इस फाइल में ये लिखा है कि हम दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, जो 1 साल के लिए होगी।
और इस 1 साल तक हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ एक ही घर में रहना होगा। अगर 1 साल बाद दोनों चाहें तो आपसी सहमति से इस शादी को बरकरार रख सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। शाश्वत अपनी सोच से बाहर आता है और कुछ देर सोचकर उन पेपर्स पर साइन करता है और अविका को देकर वहां से हॉस्पिटल चला जाता है। अब देखना यह होगा कि यह शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बनकर रह जाएगी या अविका शाश्वत को मिलेगा एक दूसरे का जीवन भर का साथ। शाश्वत रेस्टोरेंट से सीधा हॉस्पिटल चला आया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी मिष्टी अपने पापा को ना पाकर रो रही थी। तभी शाश्वत ने आकर फौरन उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ मिष्टी, आप रो क्यों रहे हो बच्चा? मिष्टी, पापा आप कहाँ चले गए थे मिष्टी को छोड़कर? मिष्टी को यहाँ बहुत डर लग रहा था। मिष्टी को यहाँ नहीं रहना, मिष्टी को मम्मा के पास जाना है। मिष्टी की मम्मा कहाँ है? वो मिष्टी को मिलने क्यों नहीं आती? शाश्वत की आंखें अपनी बच्ची को माँ के लिए तड़पता देखकर नम हो गई थी। शाश्वत, चुप हो जाओ बच्चा, रोते नहीं हैं, हम जल्दी आपकी मम्मा के पास जाएंगे। वो आपको सरप्राइज देना चाहती हैं, इसीलिए मिष्टी की मम्मा उससे मिलने नहीं आई। मिष्टी को सरप्राइज पसंद है ना, तो मिष्टी की मम्मा जब मिष्टी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर जाएगी तो मिष्टी की मम्मा भी मिष्टी के पास आ जाएंगी। मिष्टी अपने पापा की बात सुनकर बहुत खुश हुई और चहकते हुए पूछने लगी, मिष्टी, सच्ची पापा? मिष्टी की मम्मा मिष्टी को मिलने आएगी और क्या वो मिष्टी से प्यार करेगी? क्या वो मिष्टी के साथ साथ हमेशा रहेगी? अब कभी मिष्टी को छोड़कर तो नहीं जाएगी? मिष्टी को छोड़कर जाने वाली बात सुनकर एक पल को शाश्वत की आंखों के सामने उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कंडीशन घूम गई, मगर फिर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर मिष्टी की बातों का जवाब देने लगा। आखिर मिष्टी बहुत ही प्यारी बच्ची थी और शाश्वत तो अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। आगे क्या होगा ये तो उसने नहीं सोचा था। फिलहाल उसे अपनी बेटी मिष्टी की चिंता थी। उसकी मिष्टी किसी भी तरह से ठीक हो जाए। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। एक मिष्टी ही तो थी उसके जीने का सहारा, वरना वो भी कब का अपनी शीतल के पास चला गया होता। मिष्टी बातें करते करते सो गई तो उसे ठीक से बेड पर सुलाकर शाश्वत बाहर आ गया और सोचने लगा, क्या जो कुछ भी मैंने मिष्टी को बोला है वो सच में होगा? क्या अविका मैम मेरी मिष्टी के माँ का प्यार दे पाएंगी? जो भी हो, मैं मेरी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, पर उसके चेहरे से ये हंसी गायब नहीं होने दूंगा। वहीं अविका अभी भी रेस्टोरेंट में बैठी हुई जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोच रही थी। अविका के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो एक सच्चे और उसे बेशुमार प्यार करने वाले शख्स की, जो उसकी खाली जिंदगी में प्यार की कमी पूरी कर दे, जो उसे उसके पैसे और बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि उसे एक सच्चे दोस्त और हमसफ़र की तरह पूरी जिंदगी उसका साथ निभाए। और शाश्वत में उसे वही शख्स नजर आया जिसकी उसे तलाश थी। अपनी पहली मुलाकात में शाश्वत अविका पर अपने व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव छोड़ दिया था। अविका के साथ काम करते हुए शाश्वत और अविका में अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाश्वत के मन में अविका के लिए एक दोस्त और बॉस के अलावा और कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, मगर अविका के मन में दोस्ती के अलावा भी बहुत कुछ था शाश्वत के लिए, जो सिर्फ एक दोस्त के लिए तो नहीं हो सकता। उसे शाश्वत बहुत अच्छा इंसान लगता था और उसका बहुत प्यारा दोस्त भी था। अविका शाश्वत को पसंद करने लगी थी, मगर जब उसे पता चला कि शाश्वत पहले से ही शादीशुदा है तो उसने अपने आप को रोक लिया था शाश्वत की तरफ बढ़ते कदम बढ़ाने से, उसे प्यार करने से। और फिर एक दिन शाश्वत ऑफिस नहीं आया। अविका को उसकी फिक्र होने लगी, कहीं शाश्वत की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। जब अविका से रहा नहीं गया तो उसने आखिर शाश्वत को फ़ोन मिला ही दिया। बेल जा रही थी, कुछ देर में फ़ोन उठा और शाश्वत की आवाज़ आई, हेलो। शाश्वत की आवाज़ सुनकर अविका को तसल्ली हुई कि वो ठीक है, तो फिर वो ऑफिस क्यों नहीं आया? ये सोचकर अविका ने शाश्वत से पूछा, अविका, शाश्वत आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? पता है ना कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तुम मेरे दोस्त होने के साथ साथ मेरे असिस्टेंट भी हो, तुम ही नहीं आओगे तो मेरा काम कैसे हैंडल होगा? मेरी आज की सभी अपॉइंटमेंट्स की डिटेल तो तुम्हारे पास है। शाश्वत को अविका की बात सुनकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अविका से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं आपको बताना भूल गया, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, पर मैंने रागनी को बोलकर सारी डिटेल्स दे दी थी। मैंने सुबह ही रागनी को बता दिया था और सारी डिटेल्स उसे दे दी थी। आप
आज की मीटिंग रागनी से हैंडल करवा लीजिए। शाश्वत की बात सुनकर अविका परेशान हो गई। अविका, क्या हुआ शाश्वत, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शाश्वत, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल मिष्टी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अविका, नहीं शाश्वत, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रागनी हैंडल नहीं कर पाएगी और मिष्टी का ख्याल तो तुम्हारी वाइफ भी रख सकती है ना। हालांकि अविका को शाश्वत की वाइफ के बारे में बात करते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही थी और उसे शाश्वत की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर उसने शाश्वत को ये जाहिर नहीं होने दिया। शाश्वत, मेरी वाइफ होती तो ज़रूर ख्याल रखती मिष्टी का और मुझसे ज़्यादा अच्छे से रखती। अविका, क्यों, कहाँ है तुम्हारी वाइफ? क्या हुआ है तुम्हारी वाइफ को? शाश्वत, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मिष्टी को जन्म देते ही वो भगवान के पास चली गई। अविका को शाश्वत के लिए दुख हुआ, पर उसने सोचा मरने वाले कभी वापस नहीं आते, पर जो है उसे तो अपना कर उसके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। यही सोचकर अविका ने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्त शाश्वत के सामने रखी, क्योंकि शाश्वत मिष्टी के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए उसने इन पेपर्स पर साइन कर दिए, वरना वो कभी दूसरी शादी नहीं करता। अविका अपने ख्यालों से बाहर आई और शाश्वत को फ़ोन करके कह दिया कि वो मिष्टी को लेकर सीधा उसके घर आ जाए। शाश्वत ने डॉक्टर की इजाज़त ली, क्योंकि मिष्टी की सर्जरी 2 दिन बाद होने वाली थी, तो शाश्वत मिष्टी को लेकर AR मैंशन के लिए निकल गया। एक टैक्सी AR मैंशन के बाहर आकर रुकी और उसमें से शाश्वत मिष्टी को गोद में लिए बाहर आया और सामने देखा जहां एक बड़ी सी हवेली नुमा घर था, जिसके गेट पर लिखा था AR मैंशन। अब 1 साल तक शाश्वत को यहीं रहना था। मिष्टी तो घर को अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से देखे जा रही थी। शाश्वत ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उस बड़े से गेट पर खड़े वॉचमैन ने, जो शाश्वत को अच्छी तरह से पहचानता था क्योंकि शाश्वत यहाँ पहले भी आ चुका था, उसके लिए गेट खोल दिया। शाश्वत मिष्टी को लिए घर के अंदर चला गया तो गार्ड ने गेट बंद कर दिया। शाश्वत अंदर आया तो उसकी नज़र सामने हॉल में सोफे पर पड़ी, जहाँ आरुषि अविका के इंतजार में बैठी बैठी ऊँग रही थी। मिष्टी ने आरुषि को देखकर और खुद को किसी अनजान घर में पाकर शाश्वत से पूछा, पापा ये कौन है और मिष्टी यहाँ क्यों आई है? मिष्टी को घर जाना है, मिष्टी की मम्मा घर पर वेट कर रही होंगी। शाश्वत अपनी मासूम सी बेटी के सवालों को सुनकर बोला, मिष्टी, अब से मिष्टी और मिष्टी के पापा यहीं रहेंगे और मिष्टी की मम्मा भी यहीं हैं। तब तक अविका भी घर आ गई तो शाश्वत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अविका उन दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसने सामने देखा जहाँ मिष्टी शाश्वत की गोद में बैठी उसकी तरफ देख रही थी। मिष्टी को ऐसे देखकर अविका के होंठों पर मुस्कान आ गई। अविका जितना प्यार शाश्वत से करती थी, उतना ही प्यार उसे मिष्टी से भी था। अविका को बच्चे तो वैसे भी बहुत पसंद थे और फिर मिष्टी तो शाश्वत की बेटी थी, उसे शाश्वत की हर एक चीज़ से प्यार था, तो मिष्टी से तो होना ही था। अविका उसके पास गई और बोली, मिष्टी, आपको ये घर कैसे लगा बच्चा? क्या आपको पसंद आया? अविका की बात सुनकर मिष्टी बोली, क्या क्या आप मिष्टी की मम्मा हो? मिष्टी के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर अविका की आंखें नम हो गईं। ऐसी ही तो एक छोटी सी फैमिली हमेशा चाहती थी वो, जहाँ एक दोस्त की तरह उसको समझने वाला, मुश्किल वक्त में उसका साथ देने वाला हमसफ़र हो और मिष्टी के जैसे ही प्यारे प्यारे बच्चे हो, जो उसके घर आते ही उसके आगे पीछे मम्मा मम्मा करते हुए लगे रहे, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करे। अब अविका ने मिष्टी की बातों में अपना ध्यान लगाया और उसकी बातों का जवाब देने लगी। अविका, हाँ बच्चा, मैं आपकी मम्मा हूँ। अविका का जवाब सुनकर शाश्वत उसे देखता ही रह गया, जिसने कितनी सहजता से उसको मिष्टी की मम्मा बताया। वहीं अविका की बात सुनकर मिष्टी बहुत खुश हो गई। आखिर उसे उसकी मम्मा जो मिल गई थी, उसकी सभी फ्रेंड्स के साथ मम्मा थी, बस उसी के पास नहीं थी। अब वो अपने सभी फ्रेंड्स को बताएगी उसकी मम्मा भी उसके पास वापस आ गई है, उनको अपनी मम्मा से मिलवाएगी। मिष्टी शाश्वत के गोद से उतारने के लिए मचलने लगी तो शाश्वत ने उसे नीचे उतार दिया और वो जाके अविका के सामने खड़ी हो गई और उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी। मिष्टी को इस तरह देखकर उसके होंठों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई।
उसने हाथ बढ़ाया तो मिष्टी उचक कर उसकी गोद में चली गई। अविका ने मिष्टी के गालों को प्यार से किस किया और पूछा, मिष्टी आपने बताया नहीं, ये घर आपको कैसा लगा? मिष्टी, आपको ये घर अच्छा तो लगा ना? अविका ने बड़े ही प्यार से मिष्टी से पूछा। मिष्टी को घर बहुत पसंद आया। तभी अविका की नज़र उनसे थोड़ी दूर खड़ी आरुषि पर गई, जो उन लोगों की बात सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी। अविका ने उसे अपने पास बुलाया और मिष्टी को उससे मिलवाते हुए कहा, ये मिष्टी है, शाश्वत को तो तुम जानती ही हो, ये उसकी बेटी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। आरुषि को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मगर वो अविका की बात मिष्टी को देखती है, जो उसी की तरफ मासूमियत के साथ अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देख रही थी। आरुषि उसे देखकर स्माइल करती है तो मिष्टी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आरुषि अब मिष्टी को आरुषि से मिलवाती है। अविका, मिष्टी ये आरुषि है, आपकी मासी। आरुषि तो अविका की बात सुनकर चौंक जाती है, मगर अविका बाद में उसे बता ही देगी, ये सोचकर वो उस वक्त उससे कुछ नहीं कहती है और मिष्टी की तरफ आकर उससे बोलती है, आरुषि, हे डॉल, आप तो बहुत प्यारी हो, आप तो बहुत क्यूट एंड प्रेटी हो, आपका नाम क्या है? मिष्टी शाश्वत की तरफ देखती है तो वो उसे बोलने के कहता है तो मिष्टी बोलती है, मिष्टी का नाम मिष्टी है। आरुषि को मिष्टी की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो दोबारा मिष्टी से पूछती है, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? मिष्टी फिर से शाश्वत की तरफ देखती है तो वो सर हाँ में हिलाकर हाँ करता है तो मिष्टी खुश हो जाती है और आरुषि को बोलती है, मिष्टी आपके साथ खेलेगी। मिष्टी को खेलना बहुत पसंद है। आरुषि भी मिष्टी की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसे अपने साथ लेकर घर के बाहर बने गार्डन में खेलने चली जाती है। आरुषि और मिष्टी के वहां से जाने के बाद अब वहां अविका और शाश्वती रह गए तो अविका ने कहा, तुम जाकर फ्रेश हो लो, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। शाश्वत अविका की बात सुनकर गेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है तो अविका उसे रोकती है, तुम वहाँ गेस्ट रूम में क्यों जा रहे हो? शाश्वत अविका की तरफ देखता है। शाश्वत अविका की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखता है। शाश्वत को कुछ समझ ही नहीं आता कि अविका कहना क्या चाहती है। अविका जब उसे इस तरह खड़ा देखती है तो कहती है, मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है ऊपर के फ्लोर पर मेरे बगल वाले रूम में, तुम्हें गेस्ट रूम में जाने की जरूरत नहीं है, अब से तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। शाश्वत अविका की बात सुनकर एक टक उसके चेहरे को देखता रहता है, फिर तुरंत ही अपनी नज़र हटा लेता है और जिस और अविका ने बताया था उस तरफ चला जाता है। अविका शेफ को बुलाकर खाने का अरेंजमेंट्स करने को कहती है और खुद भी फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अविका अपने रूम से निकलती है, तभी शाश्वत भी उसके बगल वाले रूम से निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। घर के नौकर किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा ही रहे होते हैं कि तभी बाहर गार्डन में हल्का शोर होने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सीधे गार्डन की तरफ भागते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि मिष्टी जमीन पर पड़ी हुई है और आरुषि उसके गाल थपथपाकर उठाने की कोशिश कर रही है। शाश्वत मिष्टी को ऐसे बेहोश देखकर घबरा जाता है और तुरंत जाकर मिष्टी को अपनी गोद में उठा लेता है और आरुषि से पूछता है, ये बेहोश कैसे हो गई? आरुषि, मुझे बताओ, मेरी बेटी को क्या हुआ है? आरुषि तो पहले ही मिष्टी को इस तरह देखकर घबरा गई थी, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाश्वत आरुषि को घबराया हुआ देखकर उसका चेहरा देखकर उससे कुछ नहीं पूछता और मिष्टी को गोद में लिए हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है तो अविका उसे आवाज़ देकर रोकती है और आरुषि को लेकर शाश्वत के पास आती है और सभी एक कार में बैठकर निकल जाते हैं। शाश्वत अपनी बच्ची को गोद में कसकर पकड़े हुए था और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो मन ही मन भगवान से प्रे कर रहा था कि उसके बच्चे को कुछ ना हो। अविका उसके बगल में बैठी उसे ही देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर उसने खुद को मजबूत किया और शाश्वत के कंधे पर हाथ रखा। शाश्वत उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में रुके आंसू गालों पर आ जाते हैं। शाश्वत को ऐसे देखकर अविका को बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वो भी इसी तरह से दुखी होगी तो शाश्वत को कैसे संभालेगी? यही सोचकर वो अपनी आंसू पोंछ लेती है और शाश्वत से कहती है, मिष्टी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाश्वत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम देखना बहुत जल्द हमारी मिष्टी दोबारा दौड़ती
खेलती हुई दिखाई देगी। शाश्वत अविका की बात सुनकर हामी भरता है, मगर आज उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था कि अगर मिष्टी को कुछ हो गया तो वो अपनी शीतल को क्या जवाब देगा। जाते हुए शीतल ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हमारी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा और उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। इस वक्त उसे अपनी शीतल की बहुत याद आ रही थी। तभी अचानक गाड़ी रुकती है। शाश्वत देखता है तो हॉस्पिटल आ गया था। तो वो तुरंत मिष्टी को लेकर गाड़ी में से उतरता है और स्टेशन पर लिटाकर अंदर की तरफ भागता है। अविका ने डॉक्टर को रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था, तो डॉक्टर तुरंत मिष्टी के इलाज में जुट जाते हैं। शाश्वत वहीं रख के बेंच पर बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसकी मिष्टी को कुछ ना हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अविका भी उससे कुछ दूरी पर खड़ी आरुषि को संभाल रही थी, जो मिष्टी के ऐसे बेहोश हो जाने से बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं तो शाश्वत तुरंत उनके पास जाता है। डॉक्टर, मिष्टी कैसी है अब? डॉक्टर, मिष्टी का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। शाश्वत, आपको जो करना है कीजिए। डॉक्टर, बस मेरी मिष्टी को बचा लीजिए। डॉक्टर, आप हौसला रखिए मिस्टर शाश्वत, मिष्टी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर शाश्वत को 10 लाख जमा करने का बोलकर ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। शाश्वत अविका को देखता है, जो पहले ही डॉक्टर की बात सुनकर पैसे जमा करवाने जा रही थी। वो अविका के पीछे चला जाता है। शाश्वत ने देखा अविका बिल काउंटर पर पैसे जमा करवा रही थी, तो वो वापस आकर ओटी के बाहर लगे बेंच पर बैठ जाता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि मिष्टी का ऑपरेशन ठीक से हो जाए और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। वो मिष्टी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। मिष्टी को कुछ नहीं होना चाहिए। अविका आकर उसके बगल में बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखा, तो अपनी भरी आंखों से शाश्वत ने उसे देखा और उसके गले लगाकर रो पड़ा। शाश्वत को इस तरह देखकर अविका की आंखें भी नम हो गई, मगर उसने खुद को संभाला और शाश्वत की पीठ सहलाते हुए कहा, शाश्वत, मिष्टी ठीक हो जाएगी, तुम देखना। अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि हमारी मिष्टी बिल्कुल ठीक है। तभी शाश्वत को ध्यान आता है कि उसने क्या किया, तो तुरंत अविका से अलग होता है और सॉरी बोलता है। अविका को बुरा लगता है कि अभी भी शाश्वत के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मगर वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी डॉक्टर थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर मास्क और हाथों में ग्लव्स निकालते हुए आते हैं। शाश्वत और अविका डॉक्टर को बाहर आता देखकर तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर ग्लव्स और मास्क नर्स को थमाकर शाश्वत से कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आपकी बेटी मिष्टी अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर शाश्वत और अविका की आंखें एक बार फिर नम हो गई, मगर उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। शाश्वत ने डॉक्टर के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी मिष्टी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। डॉक्टर शाश्वत की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। शाश्वत डॉक्टर से पूछता है, क्या हम मिष्टी से मिल सकते हैं? डॉक्टर, बस थोड़ी देर में उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उससे मिल सकते हैं। और उसके कंधे थपथपाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में मिष्टी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो शाश्वत और अविका उसके पास जाते हैं और बैठ के बगल में रखे स्टूल पर बैठ जाते हैं। आरुषि को उन्होंने घर भेज दिया था। मिष्टी को अभी होश नहीं आया था, तो बेड पर आंखें बंद किए हुई लेटी हुई थी। शाश्वत उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और एक हाथ से उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा, फिर पापा आपको कभी यहाँ नहीं आने देंगे। और उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। तभी मिष्टी को होश आने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है और अपने सामने अपने मम्मा और पापा को देखकर धीरे से मुस्कुरा देती है। शाश्वत, अब कैसा लग रहा है बच्चा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मिष्टी धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर ना में जवाब देती है और पूछती है, मिष्टी घर कब जाएगी पापा? शाश्वत, बेटे पापा भी डॉक्टर अंकल से पूछ कर आते हैं, तब तक आप अपनी मम्मा के पास रहो। शाश्वत डॉक्टर से मिष्टी के डिस्चार्ज के बारे में पूछने चला जाता है और मिष्टी अविका से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शाश्वत के साथ आते हैं और मिष्टी के कुछ चेकअप करके बताते हैं, मिष्टी अभी ठीक है, मगर 2-3 दिन तक हमें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद आप मिष्टी को यहाँ से ले जा सकते हैं। और इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मिष्टी डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई थी, मगर फिर शाश्वत के समझाने पर वो मान गई और दवा खाकर सो गई। वहाँ शाश्वत और मिष्टी खामोश बैठे हुए थे। तभी शाश्वत के पैंट की पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो देखा रागनी का कॉल आ रहा था। शाश्वत फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ रागनी बोलो, इस वक्त कॉल क्यों किया तुम तो जानती हो ना मैं मेरी बेटी के साथ हॉस्पिटल में हूँ। रागनी, सॉरी सर, बट आज अविका मैम भी जल्दी चली गई जहाँ उनके शाश्वत से पहली बार मुलाकात हुई थी। फ्लैशबैक, अविका को एक बिजनेस डील के सिलसिले में दिल्ली जाना था, मगर उसकी फ़्लाइट मिस हो गई थी और अगली फ़्लाइट लेट थी तो उसे ट्रेन से जाना पड़ा। अविका जयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी होकर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी, जो 10 मिनट में स्टेशन पर आने वाली थी। 10 मिनट बाद उसकी ट्रेन आई तो वो अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गई। अविका पहली बार ट्रेन में चढ़ी थी और जल्दी में भी थी, इसीलिए वो ऐसी कोच की जगह जनरल डिब्बे में चढ़ गई थी जो खचाखच पैसेंजर से भरी हुई थी। जब अविका ने सामने देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक ट्रेन चल चुकी थी। पूरा डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। अविका को इस डिब्बे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अचानक से एसी डिब्बा छोड़कर इसमें चढ़ गई थी। अविका ने देखा तो उसे अपने बैठने के लिए कोई जगह नहीं दिखी, तो वो अपना सामान लिए एक जगह पर खड़ी रही। उसे ट्रेन में सफ़र करने की आदत नहीं थी, ऊपर से इतनी भीड़ और उस पर उसे खड़े रहना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो परेशान हो चुकी थी। वहीं कुछ दूरी पर एक लड़का अपनी सीट पर बैठा हुआ था। जब उसने अविका को परेशान देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अविका से कहा, अगर आप चाहें तो मेरी सीट पर बैठ सकती हैं। अविका को उसकी बात सुनकर जैसे राहत मिल गई। उसने उस लड़के को थैंक यू कहा और उसकी सीट पर जाकर बैठ गई और वो लड़का उसके बगल में खड़ा हो गया। 1 घंटे बाद ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो शाश्वत ने अविका को देखा। वो सो रही थी तो उसने उसे आवाज़ देकर जगाया और ट्रेन के रुकने के बारे में बताया। तो अविका अपना सामान उठाने लगी तो उस लड़के ने उसके हाथ से सामान ले लिया और ले जाकर एसी कोच में अविका और उसके सामान को सही सलामत पहुंचा दिया और फिर जाने लगा। तभी अविका ने उसे रोका, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई, आपका नाम क्या है? उस लड़के ने अपना नाम बताया, शाश्वत। मिष्टी के रोने की आवाज़ सुनकर अविका वर्तमान में वापस आ गई और मिष्टी के रूम की तरफ भागी। देखा तो मिष्टी उठ गई थी और वो रो रही थी। अविका ने फौरन आगे बढ़कर मिष्टी को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे चुप कराने लगी। क्या हो गया मेरी मिष्टी को, रो क्यों रही है? मिष्टी का रोना अब कम हो गया था। वो सुबकते हुए कहने लगी, मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मिष्टी डर गई थी। आप नहीं थी तो आप कहाँ चली गई? अविका को अफसोस हुआ, उसे मिष्टी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसने प्यार से मिष्टी के आंसू पहुँचे और अपने कान पकड़कर कहा, आई एम सॉरी बच्चा, मम्मा को मिष्टी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अब से मम्मा मिष्टी को कभी भी अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मुझे नहीं पता था, लेकिन आगे से मैं अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओके। अविका की बात सुनकर मिष्टी नॉर्मल हुई। अविका को अपने पास न पाकर वो डर गई थी। अविका ने मिष्टी से पूछा, बच्चा आपको कुछ खाना है? तो मिष्टी ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। अविका ने मिष्टी के गालों पर प्यार से किस किया और उसे गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल गई और किचन में जाकर मिष्टी को स्लैब पर बैठाकर पूछा, तो बताओ आज हमारी मिष्टी क्या खाएगी? मम्मा अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। अविका की बात सुनकर मिष्टी खुश हो गई और अपने होठों पर जीभ फेरते बोली, मिष्टी को चॉकलेट मिल्क शेक पीना है। मिष्टी की बात सुनकर अविका मुस्कुरा दी और मिष्टी के लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाने लगी और साथ में मिष्टी से बातें भी करती रही। थोड़ी देर में मिष्टी का चॉकलेट मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया तो अविका ने उसे एक गिलास में भरकर मिष्टी को गोद में उठाया और एक हाथ से मिल्क शेक लेकर मिष्टी के कमरे में वापस आ गई। मिष्टी को आराम से बेड पर बिठाकर मिल्क शेक का ग्लास उसके हाथों में थमा दिया। मिष्टी उसे पीने लगी। तब तक अविका उसकी दवाइयाँ ले आई और मिष्टी के आगे कर दिया। मिष्टी जो अपना मिल्क शेक ख़त्म करने में बिजी थी, अविका के हाथ में दवाई देकर मुंह बनाने लगी और अविका की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाकर देखने लगी।
लगी, लेकिन अविका ने उसे इग्नोर किया और कहा, बच्चा, ये मेडिसिन आपको स्ट्रांग बनाएगा, फिर आप पहले की तरह खेल पाओगे। अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो आप स्ट्रांग कैसे होगे? अविका की बात सुनकर मिष्टी ने झट से दवा खा ली। ये देखकर अविका को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी को मुंह में ही दबा दिया और मिष्टी के गालों को प्यार से किस करते हुए उसे बेड पर लेटा दिया और उसे थपकी देकर सुलाने लगी। तो मिष्टी उसके पास आकर उसकी गोद में सर रख लिया और अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेट लिया। ये देखकर अविका के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद मिष्टी सो रही थी। वो गहरी नींद में सो रही थी और मिष्टी को सुलाते हुए मिष्टी की मम्मा यानी अविका भी बैठ के टेक ही लगाए सो रही थी। इधर ऑफिस में शाश्वत मीटिंग को पूरी तैयारी कर चुका था और मन ही मन बहुत घबरा रहा था। कहीं अगर मीटिंग अच्छी नहीं हुई तो अविका के सामने क्या मुंह लेकर जाएगा? अविका ने कितना भरोसा किया है उस पर, अगर वो उसके भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया तो क्या होगा? उसी ऑफिस के नीचे एक साथ 2-3 गाड़ियां एक के बाद एक आकर रुकी और उनमें से 2 गाड़ियों में से काले कपड़े पहने हुए आदमी उतरे और आकर बीच वाली गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। उस बीच वाली गाड़ी के आगे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक 26 से 27 साल का आदमी बाहर निकला और तुरंत पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया। उसमें से अपने ब्लेजर के बटन को सही करते हुए एक हैंडसम सा 21 से 22 साल का लड़का उतरा और ऑफिस के अंदर चला गया। पहले वाला आदमी अपने हाथ में फाइल्स को संभालते हुए उस दूसरे लड़के के पीछे गिरते पड़ते हुए भागा। शाश्वत अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी रागनी ने उसे आकर बताया कि मिस्टर अन्वय आ चुके हैं, तो वो उसके साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया और साथ ही रागनी से पूछा, प्रेजेंटेशन की सारी तैयारी हो गई है ना? तो रागनी ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा, यस सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी तैयारी कर दी है मीटिंग की। तब तक कॉन्फ्रेंस रूम आ गया तो वो अंदर की तरफ बढ़ गया। साथ में रागनी भी थी। उसने सामने देखा तो एक बहुत स्मार्ट एंड हैंडसम लड़का अंदर बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक और आदमी बैठा हुआ था जो पहले वाले से थोड़ा एज में बड़ा लग रहा था। शाश्वत गया और पहले वाले लड़के से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर अन्वय, आई एम शाश्वत ठाकुर, अविका ठाकुर पर्सनल असिस्टेंट। अविका मैम पर्सनल रीज़न की वजह से यहाँ नहीं आ पाई, मगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगी। शाश्वत के इशारे पर रागनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अविका को कनेक्ट कर लिया था। अन्वय ने शाश्वत से हाथ मिलाया और बैठते हुए अपनी भारी आवाज़ में मीटिंग शुरू करने को कहा। सामने बड़ी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें शो होने लगी और शाश्वत उसके सामने जाकर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगा और अन्वय ध्यान से सारी चीज़ें सुन और समझ रहा था। आधे घंटे बाद रूम की लाइट्स ऑन हुई और स्क्रीन ऑफ करके शाश्वत अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। तभी अविका, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी मीटिंग देख रही थी, ने अन्वय से कहा, सो मिस्टर अन्वय, कैसा लगा आपको हमारा आइडिया? अन्वय कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा था कि उसे शाश्वत का प्रेजेंटेशन कैसा लगा। कुछ देर बाद अपनी भारी आवाज़ में अन्वय ने कहा, मुझे आपका आइडिया पसंद आया मिस्टर शाश्वत, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दें। मैं इस प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मुझे आपका आइडिया बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर शाश्वत। अन्वय के अविका को मिस अविका कहने पर अविका और अन्वय दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अन्वय के इस प्रेजेंटेशन के लिए हाँ करने पर दोनों का ध्यान इस बात से हट गया और दोनों ही मीटिंग सक्सेसफुल होने पर बहुत खुश हुए। उसके बाद अन्वय वहाँ से जाने लगा तो शाश्वत उसे ऑफिस के बाहर तक छोड़ने आया। अन्वय अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया और उसका असिस्टेंट जो उसके साथ था, जिसका नाम रोहित था, शाश्वत से प्रोजेक्ट के पेपर्स और बाकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने लगा। आरुषि अपने स्कूल के बाहर छुट्टी के बाद ड्राइवर का इंतजार कर रही थी जो हर रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने आता था। आरुषि अभी चुपचाप स्कूल के गेट पर खड़ी थी। तभी 2-4 मवाली गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के उससे कुछ दूरी पर आकर खड़े हो गए और उसकी तरफ देखने लगे।
उनके इस तरह से देखने से आरुषि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उन गुंडों को देखकर आरुषि बहुत ही ज़्यादा डर भी गई थी। एक तो ड्राइवर का पता नहीं क्यों आ जाने में लेट हो रहा था, और ऊपर से वो लड़के जिस तरह से आरुषि को देख रहे थे उससे उनकी नीयत सही तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब आरुषि को अंदर ही अंदर बहुत घबराहट होने लगी, मगर वो अपने आप को किसी तरह शांत किया और चुपचाप खड़ी रही। तभी वो लड़के आरुषि की तरफ आने लगे। ये देखकर आरुषि बहुत ज़्यादा घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। आरुषि को भागता देख वो लड़के भी उसके पीछे दौड़ पड़े। आरुषि ने जब उन्हें अपने पीछे आते देखा तो वो और तेज भागने लगी। आरुषि पीछे उन लड़कों को अपने पीछे आता देखकर भाग रही थी कि तभी वो किसी चीज़ से टकरा गई और धड़ाम से नीचे जा गिरी। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने एक गठीले बदन वाला हैंडसम सा नौजवान खड़ा था और आरुषि को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूर रहा था। आरुषि ने उस लड़के को देखकर ना जाने क्या सोचकर उठी और कसकर उस लड़के के सीने में जा छुपी, जैसे अगर वो लड़के वहां से उसके मुंह छुपा लेने से गायब हो जाएंगे। वो लड़का पहले तो आरुषि के अचानक ऐसे उसके गले लगने से हैरान हो गया, पर फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने आरुषि को खुद से अलग किया और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी उसकी नज़र आरुषि के आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ी। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तभी आरुषि उन लड़कों को देखने पीछे मुड़ी और तभी उस लड़के ने आरुषि की नज़रों का पीछा किया तो उन लड़कों को देखकर उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। अब उस लड़के को सारा माजरा समझ आ गया था कि आखिर बात क्या थी, आरुषि इतनी घबराई हुई क्यों थी और उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। अन्वय के मन में पता नहीं क्या आया, उसने आरुषि को अपने पीछे किया और अपनी सख्त नज़रों से उन लड़कों की तरफ देखा। अन्वय की लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी और उसके गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा देखकर तो एक पल के लिए उन लड़कों के साथ साथ आरुषि भी सहम गई, मगर उसे अन्वय के पास एक सुरक्षा का आभास हुआ, जैसे किसी अपने के पास होने पर होता है। वहीं वो लड़के पहले तो अन्वय को देखकर घबरा गए, मगर फिर भी वो ढीठ की तरह वहीं खड़े रहे। जब अन्वय ने उन लड़कों को वहां से ना जाते देखा तो वो उनकी तरफ बढ़ गया और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से उन लड़कों को घूरते पूछा, क्यों क्यों परेशान कर रहे हो इस लड़की को? कोई काम धंधा नहीं है क्या जो इस तरह किसी लड़की को परेशान कर रहे हो? आइंदा इसके या किसी और लड़की को परेशान या बदतमीजी करते देख लिया तो तुम लोगों को और कोई काम करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, समझे? ये कहकर वो वापस मुड़कर आरुषि के पास आने लगा कि तभी अन्वय की बातें और धमकी सुनकर गुस्से में उनमें से एक लड़के ने अन्वय पर पीछे से हमला कर दिया, इससे पहले कि उसका वार अन्वय को नुकसान पहुंचा था। आरुषि ये देखकर डर के मारे अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। जब कुछ देर बाद भी आरुषि को कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो अपनी एक आंख धीरे से खोल कर देखती है तो अन्वय ने उस लड़के का हाथ पीछे से ही पकड़ रखा था और आरुषि के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। जब आरुषि देखती है कि अन्वय को कोई चोट नहीं लगी तो वो अपनी दोनों आंखें पूरी तरह से खोल देती है। वैसे तो आरुषि अभी भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक लंबी स्माइल आ जाती है। अन्वय तो आरुषि की भोली सूरत और बच्चों जैसी क्यूट सी स्माइल में खो जाता है और उसकी पकड़ लड़के पर से ढीली पड़ जाती है। अन्वय की पकड़ खुद पर से ढीली होती देख जैसे उसे छूटने की कोशिश करता है, तभी अन्वय अचानक ही उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और एक तड़की आवाज़ के साथ उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो लड़का अपना हाथ पकड़कर चीख उठता है। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर बाकी के लड़कों की हालत खराब हो गई थी। वो लड़के अब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। अन्वय अब उनकी तरफ पलटा और अपना हाथ दिखाकर उस लड़के के दोस्तों को अपने साथ ले जाने को कहा और साथ ही उन्हें चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत करते तो में से कोई भी मुझे दिख गया तो उसकी इससे भी खराब हालत कर दूंगा। अन्वय की बातें सुनकर और अपने दोस्त की हालत देखने के बाद उन लड़कों की हालत डर से पतली हो गई और वो जल्दी से अपने साथी को उठाकर वहाँ से 9-2-11 हो गए थे। वो लड़के अन्वय का ऐसा रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। अब अन्वय दोबारा आरुषि के सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रही थी, वो भी स्कूल ड्रेस में? आरुषि ने बताया कि वो छुट्टी के बाद अपने ड्राइवर काका का वेट कर रही थी।
मगर आज पता नहीं क्यों वो अभी तक नहीं आए। मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, तभी वो लड़के यहाँ आ गए और मुझे परेशान करने लगे। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, अन्वय आरुषि की बात सुनकर बोला। तो अब तुम घर कैसे जाओगी? अन्वय की बात सुनकर आरुषि परेशान हो गई। अविका घर पर मिष्टी के साथ थी और मिष्टी की तबीयत को देखते हुए वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, वरना आरुषि उसे ही फ़ोन करके बुला लेती। आरुषि को परेशान देखकर अन्वय कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आरुषि अन्वय की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है और अपनी पलकें झपकाते हुए अन्वय को देखने लगती है। आरुषि को वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो पलकें झपकाते हुए अन्वय को ही देख रही थी। अन्वय उसे चुप देखकर दोबारा पूछता है, क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या, या फिर यहीं रहना है? अन्वय की बात सुन आरुषि बोली, जाना तो है मगर। अन्वय, मगर क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? अन्वय की बात सुनकर आरुषि दोबारा बोली, मगर दी ने किसी स्ट्रेंथ के साथ जाने से मना किया है। आरुषि ये बोलते ही एकदम बच्चों के जैसे भोली और क्यूट लग रही थी। आरुषि की बात सुनकर अन्वय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अन्वय, तो फिर तुम घर कैसे जाओगी? अन्वय की बात सुनकर आरुषि कुछ नहीं बोलती, मगर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आरुषि को परेशान देखकर अन्वय को पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं लगता। अन्वय, तो फिर तुम अपने ड्राइवर को फ़ोन कर लो, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आरुषि, स्कूल में फ़ोन लाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं फ़ोन लेकर नहीं आती। आरुषि की बात सुनकर अन्वय उसे अपने फ़ोन से उसे फ़ोन करने देता है। आरुषि फ़ोन लेकर अपने ड्राइवर को फ़ोन करती है, जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। पहले तो अननोन नंबर से कॉल आता देखकर वो फ़ोन नहीं उठाता, पर बार बार फ़ोन आने से वो फ़ोन उठा लेता है और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सामने से आरुषि की घबराती हुई आवाज़ आती है, आरुषि, काका आप कहाँ हैं, अब तक आए क्यों नहीं? ड्राइवर, बेटिया रास्ते में ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, इसी वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक आप स्कूल में ही रहिएगा, इधर उधर कहीं मत जाइएगा। आरुषि ड्राइवर काका की बात सुनकर ठीक है बोलकर कॉल कट करके फ़ोन अन्वय को दे देती है और कहती है, काका ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक मैं यहीं रहूँगी। अन्वय, ओके, तो जब तक तुम्हारे ड्राइवर काका नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। आरुषि, जो अभी थोड़ी देर पहले की घटना से अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी, अन्वय की बात मान लेती है। आरुषि चुपचाप खड़ी रहती है और अन्वय उसके बगल में खड़ा होकर अपने फ़ोन पे कुछ देखने लगता है। आरुषि वहीं खड़े होकर अन्वय को ही देख रही थी। अभी ड्राइवर आया नहीं था तो आरुषि अन्वय से उसके बारे में जानने के मकसद से बोलती है, आप कौन हो? अन्वय, जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, आरुषि की आवाज़ सुनकर फ़ोन पॉकेट में रख लेता है और बोलता है, कुछ कहा तुमने? आरुषि, मैंने पूछा आप कौन हो? अन्वय आरुषि की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसके बारे में जानता था, यहाँ तक कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश में भी उसका बिजनेस फैल रहा था। अन्वय हैरान होकर बोला, तुम मुझे नहीं जानती हो? अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझे नहीं जानती। आरुषि अपनी गर्दन को ना में हिला देती है। ऐसे करते हुए आरुषि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसे देखकर अन्वय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, मगर वो जल्दी ही अपनी स्माइल को छुपा लेता है और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर कहता है, आई एम अन्वय प्रताप सिंह। अन्वय की बात सुनकर आरुषि की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके अन्वय को देखने लगती है। अन्वय उसे इस तरह देखकर अपनी आंखें उचकाता है तो आरुषि तुरंत अपने हाथ अपने मुंह पर से हटा लेती है और अपने आप को सामान्य करके पूछती है, आप द ग्रेट अन्वय प्रताप सिंह हो, जिन्होंने बहुत कम एज में अपनी खुद की बनाई हुई ज्वेलरी कंपनी को बहुत कम समय में टॉप पर पहुंचा दिया। आरुषि की बात सुनकर अन्वय हल्का सा हंस दिया और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं वही अन्वय प्रताप सिंह हूँ। अन्वय को स्माइल करते देख आरुषि और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। आरुषि को इस तरह हैरान परेशान देखकर अन्वय मुस्कुराते बोला, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आरुषि उसे
अपनी हैरानी भरी आवाज़ में कहती है, मैं आपको हंसते हुए देखकर हैरान हो रही हूँ। आरुषि की बात सुनकर अन्वय पूछता है, क्यों, क्या मैं हंस नहीं सकता? अन्वय की बात पर आरुषि हड़बड़ा जाती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने सुना है कि आपको कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। आरुषि की हड़बड़ाहट देखकर अन्वय की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। अन्वय कुछ कहने जा रहा था कि तभी आरुषि की गाड़ी आ गई। आरुषि जाने लगी, तभी अन्वय ने एक विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरुषि ने अन्वय की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो अन्वय ने वो कार्ड आरुषि के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर है, अगली बार अगर कोई परेशानी हो और कुछ समझ न आए तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना। आरुषि ने वो कार्ड अपने स्कूल बैग में रख लिया मगर कुछ कहा नहीं और अपनी जगह से हिली ही नहीं। तो अन्वय बोला, तुम्हारी गाड़ी आ चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। देखो तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी लेकर आ चुका है। अन्वय की बात सुनकर आरुषि, जो कि अन्वय को देखने में खो गई थी, उसके बोलने से हड़बड़ा जाती है और बिना उसकी तरफ देखे तुरंत जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए काका गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। अन्वय तब तक आरुषि की गाड़ी को देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद अन्वय ने अपनी आंखों पर स्पेक्स लगाए और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। अन्वय के जाने के बाद शाश्वत रागिनी को सब कुछ समझाकर घर के लिए निकल गया। घर के अंदर पहुंचकर शाश्वत सबसे पहले मिष्टी को देखने उसके कमरे में गया तो देखा मिष्टी अपनी छोटी सी टैडी को पकड़कर सो रही थी। शाश्वत उसे सोया देखकर धीरे से उसके सिरहाने जाकर बैठ गया और उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लगा। मिष्टी को देखते हुए एकाएक उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उसकी मिष्टी ठीक नहीं होती तो वो क्या करता, अगर उसे कुछ हो जाता तो, ये सोचकर ही उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू बाहर निकल गए। लेकिन अब उसकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, ये सोचकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसने मिष्टी के माथे को प्यार से चूमा और उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाकर कमरे से बाहर चला गया और प्यारी सी मिष्टी नींद में ही मुस्कुरा उठी। शाश्वत लिविंग एरिया में आया तो देखा अविका सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। शाश्वत जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अविका अपने काम में ऐसी खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास का भी ख्याल नहीं था। थोड़ी देर बाद अविका अपना काम पूरा कर लेती है और लैपटॉप को बंद करके सामने टेबल पर रख देती है और अपने दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई लेती है और सिर ऊपर उठाती है तो अपने सामने शाश्वत को देखकर उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। शाश्वत उसकी हरकत पर उसे अजीब तरीके से देखता है, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि अविका ऐसे क्यों कर रही है। अविका शाश्वत को अजीब सा फेस बनाते देखती है तो झट से अपने हवा में रुके हुए हाथों को नीचे कर लेती है। अविका अपने आप को नॉर्मल करती है और शाश्वत से पूछती है, तुम कब आए? शाश्वत, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया, बस मिष्टी को देखने उसके रूम में गया था। वैसे आप क्या कर रही थी? शाश्वत का उसे आप कहना सुनकर अविका चिढ़ जाती है, अरे यार, कम से कम घर पर तो आप और मैम कहना छोड़ दो, लोग तो दोस्तों को ना जाने कैसे कैसे नाम दे डालते हैं और एक तुम हो, हमेशा अपने असिस्टेंट वाले मोड में ही घूमते रहते हो। अविका के चेहरे पर चिढ़ देखकर और उसकी बातें सुनकर शाश्वत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अविका के बगल वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, अच्छा ठीक है, अब से मैं तुम्हें घर पर और ऑफिस के बाहर तुम कहूँगा और तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी एक अच्छा सा दोस्तों वाला नामकरण कर दूंगा। अविका, जो शाश्वत की पहले वाली बात सुनकर स्माइल कर रही थी, उसके आगे की बात सुनकर चिढ़ जाती है और सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर शाश्वत पर फेंकती है, जिससे शाश्वत अपने हाथों से कैच कर लेता है और फिर शुरू हो जाती है दोनों की कुशन वाली लड़ाई। जहाँ शाश्वत उसके वार से बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं अविका वहाँ पड़े सारे कुशन को उस पर फेंक रही थी। कुछ देर उनकी ये क्यूट सी लड़ाई चली और फिर थककर दोनों सोफे पर फैल गए। दोनों ने पहले एक दूसरे को घूर कर देखा और फिर अपने ही पल दोनों हंस पड़े। आरुषि अपने स्कूल से आकर सीधा ऊपर अपने रूम में चली गई। इस वक्त शाश्वत और अविका अन्वय वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उस वक्त दोनों अविका के स्टडी रूम में थे। आरुषि अपने रूम में आते बैग
बेड पर फेंककर सीधा वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और सामने रखा हुआ चॉकलेट केक देकर उसे खाने लगी। खाते उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसे कोई नजर नहीं आया, तो दोबारा अपने केक खाने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद आरुषि को अविका और शाश्वत ऊपर स्टडी रूम से आते हुए दिखाई दिए, तो वो जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक अविका शाश्वत भी आकर उसके अगल बगल बैठ गए। शाश्वत ने आरुषि को देखकर पूछा, अरु आप स्कूल से कब आए बच्चा? आरुषि ने भी स्माइल के साथ जवाब दिया, अभी ही आई हूँ बड़ी। शाश्वत का आरुषि के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता था और आरुषि भी शाश्वत से अपनी सारी बातें शेयर करती थी। आरुषि शाश्वत को मक्खन लगाने के अंदाज में बोली, बडी आज आप बड़े कूल एंड हैंडसम लग रहे हो। आरुषि की बात सुनकर शाश्वत उसे शक भरी निगाहों से देखकर बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? क्या खिचड़ी पक रही है, बताओ मुझे। शाश्वत की बात सुनकर आरुषि की आंखों में शरारत से भरी चमक आ जाती है। वो शाश्वत के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधों पर लटक कर मनाने के अंदाज में कहती है, एक आप ही हैं जो मेरी मन की बातें झट से जान जाते हो, बाकी किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। आखिरी बात बोलते वो तिरछी नजरों से अविका को देखती है जो उसकी बात सुनकर उसे घूर रही थी। अविका के घूरने से आरुषि सकपकाकर उस पर से अपनी आंखें हटाकर शाश्वत की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा लेती है। शाश्वत उसकी बातें बखूबी समझ रहा था कि क्या कहना चाह रही है, मगर वो भी अनजान बना उसकी बात सुन रहा था। आरुषि आगे बोलती है, एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए। शाश्वत, कैसी हेल्प? आरुषि अब आराम से अपने दोनों पैर मोड़कर बैठ गई और बोली, मेरे स्कूल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने भी इसमें पार्ट लिया है। शाश्वत, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। शाश्वत की बात सुनकर आरुषि खुश हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि शाश्वत उसे मना नहीं करेगा, तो वो आगे बोली, मैंने फुटबॉल में पार्ट लिया है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिखाओ। मैं जानती हूँ आप अपने स्कूल कॉलेज में फुटबॉल चैंपियन थे, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना। आरुषि ये सारी बात एक ही सांस में कह जाती है और शाश्वत का चेहरा देखने लगती है। शाश्वत एकदम सीरियस फेस बनाए हुए था, जिसे देखकर आरुषि को लगा शाश्वत उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो सैड फेस लेकर वहाँ से उठकर जाने लगती है। आरुषि अभी 2-4 कदम चली थी कि तभी पीछे से शाश्वत की आवाज़ आती है, कल सुबह शार्प 5 AM यू विल गेट रेडी फॉर योर ट्रेनिंग। शाश्वत की बात सुनकर आरुषि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जाकर शाश्वत के गले से लटक जाती है और शाश्वत भी हंसते उसे थाम लेता है। आरुषि के चेहरे पर आई स्माइल देखकर वो खुश हो जाता है। आरुषि शाश्वत के लिए वैसी ही थी जैसी मिष्टी, मगर उनका रिश्ता दोस्तों के जैसा था। आरुषि अविका को देखती है तो चुपचाप शाश्वत के पास से हटकर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और सर नीचे करके अविका की डांट सुनने का इंतजार करने लगती है। अविका कुछ देर आरुषि को घूरती है और फिर एकाएक उसके फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आरुषि को जब अविका के डांटने की आवाज़ नहीं आती तो वो अपना सिर ऊपर उठाती है और तभी अविका अपनी स्माइल छुपाकर सीरियस फेस बना लेती है और बोलती है, तुमने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया और मेरी परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा। आरुषि अविका की नाराजगी से भरी आवाज़ सुनकर डर गई कि अब क्या होगा, शायद दी उसे खेलने की परमिशन नहीं देंगी। ये सोचकर वो उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए जो कभी भी उसकी आंखों से बाहर आने को तैयार थे। अविका तो मजाक कर रही थी, मगर आरुषि को रोता देखकर झट से उसे गले लगा लेती है और एक हाथ से उसके सर को सहलाते बोलती है, आई एम सॉरी अरु, आई वॉज जस्ट किडिंग। तुम तो रोने लगी बच्चा। अविका की बात सुनकर आरुषि रोना रोककर अविका को देखने लगी और बोली, सच्ची आप नाराज तो नहीं हो ना दी? अविका, नहीं अरु, मैं तो खुश हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिव हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जब तुम्हारा मैच होगा तो बताना, मैं भी आऊँगी देखने। अविका की बात सुनकर आरुषि खुश होकर दोबारा से उसे गले लगा लेती है और अविका प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। मम्मी पापा के जाने के बाद आरुषि उसकी जिम्मेदारी थी और उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और आज भी निभा रही है। अगली सुबह आरुषि ठीक 5 बजे घर के बाहर बने बड़े से गार्डन में पहुंच गई। कुछ देर बाद शाश्वत भी आता दिखाई दिया। उसने ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ था।
उसके कहने पर आरुषि भी स्पोर्ट ड्रेस में ही आई थी। शाश्वत ने आते ही पहले आरुषि को फुटबॉल के रूल्स और बेसिक ट्रिक्स बताए और उसे प्रैक्टिस करवाने लगा। लगभग 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद ही आरुषि अच्छा खेलने लगे। शाश्वत ने अब कल इसी टाइम आने को बोलकर आरुषि को स्कूल के लिए तैयार होने भेज दिया, क्योंकि आरुषि को स्कूल के लिए लेट हो रहा था और शाश्वत को भी ऑफिस जाना था। आरुषि स्कूल के लिए रेडी होने चली गई तो शाश्वत भी घर के अंदर जाने लगा तो देखा अविका अपने रूम की बालकनी से लगकर अपने हाथों को बांधे खड़ी थी और उसी की तरफ देख रही थी। शाश्वत के आगे बढ़ते कदम अपने आप रुक गए और वो भी अपनी जगह खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा जहां अविका खड़ी थी। कुछ देर बाद अविका वहां से हटकर अपने रूम में चली गई। तब जाकर शाश्वत को ख्याल आ गया कि वो कितनी देर से यूं ही खड़ा था। शाश्वत सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे क्या हो गया था कि वो इस तरह अविका को देखने में खो गया, मगर फिर सिर झटक कर अपने ख्यालों से बाहर आया और तेजी से अपने रूम में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आज वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अविका अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद अविका बाथरूम से बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। उसने स्काई ब्लू कलर का स्लीवलेस लॉन्ग सूट और हाई प्लाजो पहना हुआ था। उसके बाल भीगे होने के वजह से और नहाने की वजह से उसका चेहरा एकदम गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ लग रहा था। अविका ने अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाया और खुला छोड़ दिया। अविका के बाल बहुत घने और लंबे होने के साथ साथ घुंघराले भी थे, जो उसकी कमर से भी नीचे तक आ रहे थे। उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अविका ने एक छोटी सी लाल बिंदी लगाई और अपने होठों पर लिप बाम लगाया और उठने लगी कि तभी उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखे छोटे से सिंदूर के डिब्बे पर गई तो उसके हाथ खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। अविका ने सिंदूर को अपने हाथ में लिया और कुछ देर उसे देखने के बाद अपने मांग में हल्का सा भर लिया और अपने बालों को थोड़ा आगे करके ढक दिया ताकि शाश्वत की नज़र उस पर ना पड़े। शाश्वत के दिल में अभी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और ना ही उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में मन से एक्सेप्ट किया था। अविका ने सोचा जिस दिन शाश्वत उसे पूरे मन से अपनी पत्नी के रूप में अपना लेगा उस दिन उसे ये सिंदूर छिपाकर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि खुद शाश्वत उसके मांग में अपने हाथों से ये सिंदूर भरेगा। ये सोच कर ही अविका के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई और वो अपने रूम से निकलकर सीधा मिष्टी के पास गई, जो सबसे बेखबर अपने बड़े से टैडी को पकड़कर गहरी नींद में सो रही थी। अविका के चेहरे पर उसे देखकर अपने आप स्माइल आ गई और वो मिष्टी के सिराने बैठ गई और उसने सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए जगाने लगी। अविका की आवाज़ सुनकर मिष्टी पहले कुनमुनाई फिर करवट लेकर दोबारा सो गई। मिष्टी की हरकत से अविका के चेहरे पर भी मुस्कान और बड़ी हो गई। अविका ने फिर मिष्टी को प्यार से 2-3 बार आवाज़ लगाई। थोड़ी मशक्क़त के बाद मिष्टी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने अविका को देखकर उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मिष्टी अपनी आंखें मलते हुए उठी और अविका की गोद में जाकर बैठ गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकर टुकर देखने लगी। उसके ऐसे देखने पर अविका ने कहा, क्या हुआ मिष्टी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अविका की बात सुनकर मिष्टी की स्माइल और भी बड़ी हो गई और वो अविका के गले में अपनी बाहें डालकर लटक गई और अपनी चहकती हुई आवाज़ में बोली, मिष्टी की मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल है। मिष्टी की बात सुनकर उसकी मम्मा अपने आप में ही शर्मा जाती हैं और मिष्टी को बड़े ही प्यार से देखने लगती है। सुबह का वक्त एक बड़ा सा आलीशान बंगला, उस बंगले के अंदर एक रूम से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। एक नौकर अपने हाथों में प्रोटीन शेक की बोतल और टॉवल लिए उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और अपने साथ लाया प्रोटीन शेक की बोतल, टेबल और टॉवल वहाँ पड़े स्टैंड पर रखकर चला गया। सामने उस रूम में अनवय अपना वर्कआउट कर रहा था और पसीने से लथपथ हो गया था। थोड़ी देर बाद अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद अनवय ने स्टैंड पर रखा टॉवल उठाया और अपना पसीने से लथपथ चेहरा पहुंचकर टॉवल वापस स्टैंड पर रखा, प्रोटीन शेक की बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा लिया और रूम की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त अनवय ने सिर्फ एक ट्रैक पैंट पहन रखा था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था।
पसीने से लथपथ उसके सिक्स पैक्स एब्स वर्कआउट करने के बाद और भी विजिबल हो गए थे और उसके लंबे फेस पर तीखे फेस कट उसे और भी अट्रैक्टिव दिखा रहे थे। अपना प्रोटीन शेक खत्म करके अनवर सीधा अपने कमरे में आया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। शॉवर के नीचे खड़े होकर नहाने लगा। अपना फेस ऊपर करके अनवर ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने आरुषि का मासूम और क्यूट सा फेस आ गया और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब मुस्कुराने लगा। नहाकर अपने कपड़े पहनकर अनवर ने ड्रेसिंग के सामने आकर अपनी टाई लगाई और अपने बालों को जैसे सेट करके देखा तो एकदम परफेक्ट बिजनेसमैन लग रहा था। अनवर अपने रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में जाते हुए अनवर को आरुषि का स्कूल दिखा तो उसने कार रोक दी और चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद आरुषि अपनी कार से आती दिखी और कार से निकलकर अपने फ्रेंड्स के पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे हंसते हुए बातें करने लगी। अनवर की नज़र आरुषि पर गई तो वो उसे कुछ देर बिना किसी भाव के देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा जो अनवर को हंसता हुआ देखकर हैरान हो रहा था। जब अनवर ने उसे ऐसे देखा तो अपनी कड़क आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा? अनवर की आवाज़ सुनकर ड्राइवर हड़बड़ा गया और सॉरी बोलकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके जाने के बाद आरुषि की नज़रें अनायास ही उस ओर चली गई जहाँ कुछ देर पहले अनवर की कार खड़ी थी। उसके फ्रेंड ने उसे बुलाया तो अपने दोस्तों के साथ आरुषि स्कूल के अंदर चली गई। शाश्वत तैयार होकर अपने रूम से बाहर आया और सीधे मिष्टी के रूम में चला गया, पर वहाँ मिष्टी को न पाकर एक पल के लिए वह घबरा गया और तुरंत रूम से बाहर निकलकर मिष्टी को ढूंढने लगा। तभी उसे किचन की तरफ से खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी तो शाश्वत उस ओर बढ़ गया। किचन के पास जब शाश्वत आया तो देखा कि मिष्टी किचन के स्लैब पर बैठी हंस रही थी और अविका अपने बालों को ढीला जूड़ा बनाए मिष्टी को अपने हाथों से पोहा खिला रही थी और साथ में मिष्टी की किसी बात पर हंस भी रही थी। शाश्वत अविका के चेहरे में खो गया और अब अविका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे पता भी नहीं चला। उसे होश तब आया जब उसके कानों में अविका की आवाज़ पड़ी जो उसे कुछ पूछ रही थी। शाश्वत हड़बड़ाकर वहाँ से हटकर डाइनिंग एरिया में आकर बैठ गया और उसके कानों में दोबारा अविका और मिष्टी के हंसने की आवाज़ आने लगी तो उसके चेहरे पर अपने आप कब मुस्कान फैल गई उसे पता भी नहीं चला। आरुषि स्कूल से घर आए तो खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसने आती अविका शाश्वत को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। आरुषि की आवाज़ सुनकर घर का नौकर वहां आया और बोला कि अविका और शाश्वत ऑफिस से नहीं आए हैं तो आरुषि उदास हो गई, लेकिन फिर उनके आने के बाद उनसे बात करने का सोचकर फिर से खुश हो गई और नौकर से खाना लगाने को बोलकर अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। अविका और शाश्वत मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और अनवर के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उन्हें ये अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ी और जब उन्होंने अनवर से इस बारे में बात की तो अनवर भी इस मीटिंग के लिए तुरंत तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद अनवर अपने असिस्टेंट के साथ आया और सीधा मीटिंग रूम में चला गया। उनके साथ रागनी भी थी जो उन्हें मीटिंग रूम तक लेकर गई और उन्हें वहां छोड़कर वापस चली गई। लगभग 2 घंटे बाद मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और अनवर, शाश्वत और अविका रूम से बाहर आए। अनवर ने कहा, आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अविका, बिल्कुल मिस्टर अनवर, जो भी डाउट से सब क्लियर हो गए हैं और अब बहुत जल्द हम इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की खुशी में एक शानदार पार्टी देंगे और आप भी अपनी फैमिली के साथ आइएगा। अनवर ने बिना किसी भाव के कहा, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। अनवर की बात सुनकर शाश्वत और अविका को लगा उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। अविका ने अफसोस के साथ कहा, आई एम सॉरी मिस्टर अनवर, हमें नहीं मालूम था कि। अविका की बात बीच में काटकर अनवर ने कहा, इट्स ओके अविका, आपको थोड़ी पता था इस बारे में और ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं इस बारे में, सो यू डोंट फील गिल्टी।
और मैं ज़रूर आऊँगा इस पार्टी में। वैसे तो मुझे पार्टीज़ वगैरह में जाना पसंद नहीं है, मगर आप दोनों की बात अलग है, इसीलिए मैं ज़रूर आऊँगा। अविका और शाश्वत को अन्वय के कहने का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश थे कि अन्वय पार्टी में आने के लिए तैयार हो गया। अन्वय उन्हें बाय बोलकर वहाँ से निकला और अपनी कार में बैठकर चला गया। आरुषि अपने रूम से फ्रेश होकर आई और जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर सामने रखी चेयर खींचकर बैठ गई। तब तक उसका खाना टेबल पर आ चुका था। आरुषि ने ढकी प्लेट का ढक्कन हटाया और अपना मनपसंद खाना देकर और भी खुश हो गई और एकदम बच्चों के जैसे तरह तरह के मुंह बनाते हुए खाने लगी। आरुषि खाना खाकर अपने कमरे में आई और अपनी किताबें खोलकर बैठ गई और पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसे नीचे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो आरुषि के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई और वो अपनी किताबें बंद करके सीधा नीचे की तरफ भागी। नीचे आकर उसने देखा तो उसने जैसा सोचा था, अविका और शाश्वत ऑफिस से आकर सोफे पर बैठे हुए थे। आरुषि भी जाकर वहीं एक सोफे पर बैठ गई और उसने फ्री होने का वेट करने लगी। आधे घंटे बाद शाश्वत और अविका अपने अपने कमरों से फ्रेश होकर बाहर निकले और एक साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और आरुषि के बगल में आकर बैठ गए और आरुषि के बोलने का वेट करने लगे, क्योंकि आरुषि ने उन्हें ऑफिस में फ़ोन करके जल्दी घर आने को कोई ज़रूरी बात करने के लिए कहा था। आरुषि ने पहले तो एकदम शांत भाव से दोनों की तरफ देखा और फिर अचानक ही खुशी से चिल्लाते हुए उनके ऊपर कूद पड़ी। अविका ने उसे संभाल लिया, नहीं तो वो अभी गिर जाती और डांटते हुए कहा, ये क्या हरकत है आरुषि, संभल कर, अभी तुम्हें चोट लग जाती तो। लेकिन आरुषि ने अविका की डांट पर ध्यान नहीं दिया और अपनी खुशी से चहकती हुई आवाज़ में कहा कि उसका स्कूल की गर्ल्स फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है और उनका इंटर स्कूल मैच 2 हफ्ते बाद है। आरुषि की बात सुनकर अविका और शाश्वत भी बहुत खुश हुए। 1 हफ्ते बाद अविका और अन्वय का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में अविका ने अपने घर पर पार्टी रखी थी और अन्वय भी अपने असिस्टेंट के साथ आने वाला था। अविका और शाश्वत पार्टी की तैयारियों में लगे थे। अब मिष्टी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो वो भी पूरे घर में अविका के पीछे पीछे लगी हुई थी। मिष्टी, मम्मा मिष्टी के साथ खेलो ना, मिष्टी के साथ कोई नहीं खेल रहा, कहते मिष्टी थोड़ी रुआंसी हो गई। अविका ने जब मिष्टी के रोने की आवाज़ सुनी तो झट से उसके पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोली, कोई बात नहीं मिष्टी, मम्मा है ना। मिष्टी की मम्मा मिष्टी के साथ जरूर खेलेगी। अविका की बात सुनकर मिष्टी अपना रोना भूल गई और एकटक अविका को देखने लगी। मिष्टी को ऐसे देखकर अविका मुस्कुरा उठी और बोली, क्या हुआ बेबी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मिष्टी, सच्ची आप मिष्टी के साथ खेलोगी। अविका, हाँ हाँ बिल्कुल खेलूंगी। अविका की बात सुनकर मिष्टी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो खुश होकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजाने लगी। अविका ने शाश्वत को पार्टी की तैयारी देखने को बोलकर मिष्टी को लेकर मिष्टी के रूम में चली गई। शाश्वत पार्टी की तैयारी में ध्यान देने लगा। अविका मिष्टी को लेकर रूम में आई और उसके साथ खेलने लगी, क्योंकि बाहर पार्टी की तैयारियां हो रही थी। कुछ देर बाद मिष्टी थककर सो गई तो अविका ने उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर कंबल उड़ाया और उसके माथे पर किस करके वहां से नीचे आकर शाश्वत के साथ बाकी तैयारियां देखने लगी। शाम के 7 बज रहे थे। अन्वय अपने ऑफिस से आया और सीधे अपने रूम में जाकर पार्टी के लिए तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद अन्वय तैयार होकर आया। ब्लैक 3 पीस सूट में अन्वय बहुत हैंडसम लग रहा था। अन्वय ने अपने असिस्टेंट जो पार्टी के लिए तैयार होकर हॉल में आकर बैठा उसका इंतजार कर रहा था, इशारे से चलने को कहा और आगे बढ़ गया और जाकर सीधा अपनी कार में ड्राइविंग सीट के बगल में आकर बैठ गया। उसका असिस्टेंट पीछे से लगभग भागता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अन्वय की गाड़ी एआर मैंशन के सामने आकर रुकी और उसके ठीक पीछे अन्वय के गार्ड दूसरी गाड़ी में आकर रुके। उसमें से एक गार्ड उतर कर आया और अन्वय का कार का दरवाजा खोल दिया। अन्वय कार में से बाहर निकला और अपने ब्लेजर के बटन बंद करता हुआ आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी गिरते पड़ते उसके पीछे पीछे बढ़ गया और जाते जाते कार की चाबी उस गार्ड की तरफ उछालकर अंदर चला गया जहां अन्वय पहुंच चुका था और उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। अविका अपने रूम में रेडी हो रही थी कि तभी आरुषि दंदनाते हुए उनके कमरे में घुस गई और जाकर अविका के बेड पर पेट के बल लेट गए और अविका के फ्री होने का वेट करने लगी। अविका ने आज एक
ब्लैक कलर की पार्टी वियर साड़ी पहनी थी जो उसके ऊपर बहुत खिल रहा था। अविका ने एक हाथ में साड़ी से मैचिंग बैंगल्स और एक हाथ में सिल्वर कलर का फ्लावर डिजाइन का ब्रेसलेट पहना, आंखों में काजल, आईलाइनर लगाया, होठों पर एक डार्क मरून लिपस्टिक लगाया और बालों को खुला छोड़ दिया। अविका उठकर आरुषि के पास आई और बोली, अरु तुम अब तक तैयार नहीं हुई, थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है। आरुषि मासूम का चेहरा बनाकर बोली, दी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। आरुषि की बातें सुनकर और उसका मासूम चेहरा देखकर अविका के चेहरे पर वही हमेशा प्यारी वाली स्माइल आ गई और वो आरुषि को लेकर उसके रूम में आ गई और उसके कबर्ड में से एक कपड़े का पैकेट निकालकर आरुषि को दे दिया। आरुषि ने उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें एक लाइट पिंक कलर का बॉल गाउन था जो आरुषि को बहुत पसंद आया। आरुषि वो ड्रेस लेकर तुरंत बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर में पहनकर वापस अविका आरुषि का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग के सामने बैठाकर अपने हाथों से तैयार करने लगी। थोड़ी देर में आरुषि भी तैयार हो गई। वो आज बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। अविका ने अपनी आंखों से काजल निकालकर आरुषि के कान के पीछे लगा दिया और बोली, मेरी अरु तो आज बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। अविका की बात सुनकर आरुषि खुश होकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर किसी छोटे बच्चे के जैसे लिपट गई। उसकी हरकत पर अविका भी हंस पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अंतिम भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर क्या होगा अविका के साथ जब उसके सामने आएगी शाश्वत की असली सच्चाई? आखिर क्या था शाश्वत का असली चेहरा जिससे अविका थी अनजान? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इसी तरह के अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।